गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैं बोला था कंटिन्यू सेपरेशन ऑफ पावर से करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम। लुक, ये साइलेंट फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। फर्स्ट सेकंड कर चुके हैं एंड इज नाउ थर्ड में क्या? सेपरेशन ऑफ पावर। मीन्स जो पावर्स है, ठीक है, वो सेपरेटेड है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की कितने ऑर्गन है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन? 3 ऑर्गन, ये याद रखना, ठीक है। 3 ऑर्गन, दीज आर द लेजिस्लेचर फर्स्ट, एग्जीक्यूटिव सेकेंड, थर्ड जुडिशियरी। ठीक है, ये 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। The legislature refers to our elected representative. Legislature कौन लोग हैं? ठीक है, who are legislature? Legislature are elected representative, जिन्हें हम लोग इलेक्ट करते हैं ना, वोट के थ्रू इलेक्ट करते हैं। They are legislature. Okay. The executive is a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the government. ठीक है। एग्जीक्यूटिव कौन है? हु आर एग्जीक्यूटिव? लेट इट बी क्लीन। एग्जीक्यूटिव कौन है? एग्जीक्यूटिव इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है, मतलब कि हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। ये एग्जीक्यूटिव का काम है कि जो भी कानून बना, लेजिस्लेचर जो भी लॉ पास किया, उसे ग्राउंड लेवल पर सबसे ओबे करवाए, है ना, सबको इससे पालन करवाए। ये किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का काम है ना, एग्जीक्यूटिव का काम है। इम्प्लीमेंटेशन एंड रनिंग द गवर्नमेंट। ठीक है। नाउ द जुडिशियरी ऑफ विच यू विल रीड मोर इन यूनिट 3 ऑफ दिस बुक। मतलब जुडिशियरी में एक सेपरेट चैप्टर है आगे, वहां पर पढ़ेंगे इन डेप्थ। थोड़ा सा यहां पर ले लेते हैं, है क्या? रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन द कंट्री इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। देखो यहां पर जो 3 ऑर्गन है, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट का जो 3 ऑर्गन है, सेपरेट ऑर्गन तीनों है, डेट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ओके, देन व्हाट इज द वर्क ऑफ जुडिशियरी? जुडिशियरी का सिंपल सा लैंग्वेज में ये है वर्क, समझो कि जो लेजिस्लेटिव है, ठीक है, वो अपना पावर का मिसयूज ना करें। Those who are executive, वो अपने पावर का मिसयूज ना करें। ठीक है, ये जज कौन करेगा? जज कौन करेगा कि ये लोग अपना पावर का मिसयूज नहीं कर रहे? दे आर जुडिशियरी, है ना, दे आर जुडिशियरी जज करेंगे। ठीक है, एंड इन डेप्थ वी विल रीड फर्दर इन 3rd यूनिट ऑफ दिस चैप्टर, सो हैव पेशेंस लिटिल बिट। चलो यहां तक समझ गए। नाउ थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल 3। तो इस तरह से क्या होता है? इस तरह से ये होता है कि अगर एक ऑर्गन गलत किया, लेजिस्लेटिव मान लो एक ऑर्गन है, मानना क्या यार, ये तो एक ऑर्गन है ही, लेजिस्लेटिव एक ऑर्गन है, ठीक है, अगर ये किसी तरह का अपने पावर का मिसयूज करता, तो उसका जो मिसयूज हो रहा है, ठीक है, लेजिस्लेचर का जो पावर का मिसयूज हो रहा है, उसे कंट्रोल कौन करेगा? जुडिशियरी। देखते हो ना, जब भी क्या होता है कि कोई भी कानून नया आया, उससे जुड़ा हुआ अगर किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम है, तो उस पर जजमेंट कौन देता है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो जुडिशियरी हो गया ना, कोई भी कानून आया तो उसे चेक करता है कि भाई वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, अगर किसी तरह का गलती है तो उसे वो फाइंड आउट करता है, फिर गवर्नमेंट को देता है सजेशन कि ये ठीक किया जाए। ठीक है,
और बहुत जगह पर तो सीधा अपना डिसीजन सुनाता है। तो इस तरह से चेक एंड बैलेंस का काम होता है। अगर एक गलती किया तो दूसरा उसे ठीक करेगा। तो उससे क्या होगा, ये सिस्टम से, चेक एंड बैलेंस सिस्टम से क्या होगा कि सिस्टम में ना किसी भी एक ऑर्गन को ना एक डर रहेगा। अगर एब्सोल्यूट पावर किसी को भी मिल जाए ना तो उससे डर खत्म हो जाता है। एब्सोल्यूट पावर मिल जाए, पूरा पूरी पावर कि आप ही सही हैं, आप जो बोलिए वही सही, जो बोलिए वही गलत, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि मिसयूज ऑफ पावर बढ़ जाता है। मिसयूज ऑफ पावर बढ़ जाता है। ओके, अगर मिसयूज ऑफ पावर नहीं बढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा, चेक एंड बैलेंस सिस्टम फॉलो करना होगा। चेक एंड बैलेंस सिस्टम फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे इसी चीज का बात किया गया थ्रू दिस जुडिशियरी के थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट एज ए चेक on the other organ of government and this ensure the balance of power between all three। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक फिगर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये देखिए साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ, The word state is often used in this chapter। State जो word है उसके बारे में बता रहा। This does not refer to the state government। अगर civics में state बोले ना, ठीक है, जनरली state बोले तो इसका मतलब ये state government नहीं होता। Rather, when we use state, we are trying to distinguish it from government। We are trying to distinguish it from गवर्नमेंट से सेपरेट दिखाने के लिए करते हैं। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉ। गवर्नमेंट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एडमिनिस्ट्रिंग, उसे देखना, देख रेख करना, इन्फोर्सिंग, उसे लागू करवाना कानून को, है ना। तो गवर्नमेंट का ओवरऑल काम क्या, कानून का देख रेख करना और उसे लागू करना, ठीक है, ओवरऑल टर्म में बता रहा है ये। द गवर्नमेंट कैन चेंज विथ इलेक्शन। गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन के साथ हर एक 5 साल में चेंज हो सकती है। द स्टेट ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट्स अ सॉवरेन पीपल हु ऑक्यूपाई अ डेफिनेट टेरिटरी। एंड स्टेट क्या है, स्टेट जो वर्ड है वो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को इंडिकेट करती है जो कि पूरा सॉवरेन पीपल को रिप्रेजेंट करती है, जो कि एक टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन को दिखाता हो, ठीक है, मतलब कि एक भूभाग दिखाता हो, जमीन का टुकड़ा को दिखाता हो। सिंपल लैंग्वेज में ये समझो, स्टेट जब वर्ड यूज करते तो वो क्या दिखाता है, एक ज्योग्राफिकल पीस ऑफ लैंड दिखाता, भूभाग, है ना। वी कैन दस स्पीक ऑफ द इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट क्या, इंडिया क्या, एक ज्योग्राफिकल लैंड का पीस है ना, ठीक है। तो इंडिया का आगे स्टेट लगाएं, इंडियन स्टेट, ठीक है। इंडिया का आगे अगर स्टेट लगा दें तो इंडिया को डिनोट कर रहा, तो इंडिया का गवर्नमेंट को डिनोट नहीं कर रहा, ओनली इट्स डिनोटिंग इंडिया, ठीक है, इसलिए बोले इंडियन स्टेट। नेपाली स्टेट मतलब नेपाल। द इंडियन स्टेट हैज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इन ब्रैकेट और एग्जीक्यूटिव, द गवर्नमेंट इज वन पार्ट ऑफ स्टेट। गवर्नमेंट जो है वो एक पार्ट है स्टेट का, मतलब कि स्टेट जो है वो गवर्नमेंट से बिग टर्म है ना। इफ वी विल से अबाउट द concept and border of these two words, government and state, then we will find that the scope of state, the limitation of state is broader than government. Why? Government belongs to state but state does not belongs from government, है ना, समझे। Government belongs from state. The state refers to more than just the government. State refers to the more than just the government and cannot be used interchangeably with it। और इसे एक दूसरे के जगह पर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, समझे। यह है स्टेट एंड गवर्नमेंट में डिफरेंस। ओके, चलिए आगे आइए। नाउ फोर्थ कैरेक्टर, फोर्थ साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ध्यान से समझना।
The section on fundamental rights has often been referred to as the conscience of the Indian Constitution. हमेशा फंडामेंटल राइट्स को क्या डिनोट किए हैं, रेफर किए हैं? कंसाइज. व्हाट? कंसाइंस. Conscience of Indian Constitution. Always we have referred Indian Constitution, fundamental rights is the conscience of Indian Constitution, है ना? Always we have indicated fundamental right as a conscience of Indian Constitution. Colonial rule had created a certain suspicion on the state in the minds of nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. देखो यहां से बात काफी ध्यान से समझना. Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of nationalists. ठीक है, कुछ कंफ्यूजन मतलब हो क्या रहा था ना क्रिएशन के समय में, जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो रहा था उस समय का ये बात कर रहा है. एक्चुअली ये जो लाइन है वहां से रिलेटेड है कि जब डेवलपमेंट हो रहा था ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो बहुत सारी बातें चल रही थी. हमेशा जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग से नोक झोंक होते रहता था हम लोगों का, नेशनलिस्ट से, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके. तो वहां का लाइन एक उठाकर ये बता रहा है कि जो कॉलोनियल रूल जो था, ठीक है, वो क्या किया था, बहुत सस्पिशन क्रिएट कर दिया था. ठीक है, सस्पिशन क्रिएट कर दिया था कि नेशनलिस्ट लोग का माइंड में. और जो कॉलोनियल थे, एंड दे वांटेड टू इंश्योर दैट अ सेट ऑफ रिटर्न राइट्स वुड गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ स्टेट पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया. और इस तरह से क्या हुआ कि फिर एक रिटर्न राइट्स का बात हुआ कि एक रिटर्न राइट्स रहेगा, लिखा हुआ राइट्स रहेगा. ठीक है, जो नेशनलिस्ट लोग थे वो लोग सोचें कि एक रिटर्न राइट्स रहेगा, लिखा हुआ रहेगा दस्तावेज पर कि ये राइट्स, जो राइट्स है वो भारत के जो भी लोग होंगे उन्हें मिलेगा, है ना, बाय बोर्ड. तो इसलिए उसे लिख दी कि किसी तरह का उसका इंटरप्रिटेशन आगे मिसयूज ना हो. अगर वर्बली चलता आएगा तो उसमें बदलाव भी हो सकता है ना, बट एक बार लिखा हुआ रहेगा तो लिखा हुआ रहेगा. समझ रहे हो ना, इसलिए इसे लिस्ट आउट कर दिया गया. फंडामेंटल राइट्स therefore protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power by state. तो फंडामेंटल राइट्स क्या करती है, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करती है. किसके अगेंस्ट? एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट, कि स्टेट एब्सोल्युटली अपना मनमानी नहीं कर सकता है सिटीजन्स के साथ. क्यों? सिटीजन्स के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स है कि जिसे स्टेट सिटीजन से छीन नहीं सकता. ठीक है. The Constitution thus guarantees the rights of individuals against the state as well as against other individual. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन thus guarantee the right of individual, हर एक इंडिविजुअल का, मेरा, तुम्हारा, ठीक है, हर एक व्यक्ति का एक राइट्स को इंश्योर करता है. ठीक है, राइट्स को इंश्योर करता है कि वो जो राइट है, जो लिस्ट किया हुआ राइट्स है, वो हर एक इंडिविजुअल को मिलेगा. एवरी वन विल गेट दिस राइट एंड स्टेट कैन नॉट स्नैच इट फ्रॉम सिटीजन्स ऑफ इंडिया. और जो स्टेट है वो सिटीजन से छीन नहीं सकता. ठीक है, उस तरह का राइट्स को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स. जो स्टेट नहीं छीन सकता अपने सिटीजन से उसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स. ओके. नाउ moreover, the various minority communities also expressed the need for the constitution to include rights that would protect their groups. Minorities का भी कहना था कि कुछ भाई हमारे लिए भी rights इसमें इंश्योर किया जाए कि जिससे कि मेजोरिटियन गवर्नमेंट जो होगी, मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट, वो क्या हो, माइनॉरिटीज पे एब्सोल्यूट राइट्स का यूज ना करे. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन therefore also guarantees the rights of minorities against the majority. ठीक है, अभी जो बात समझाएं कि मेजोरिटेरियन की गवर्नमेंट में क्या हो कि माइनॉरिटीज का किसी तरह का कोई राइट्स
हैम्पर ना हो, उसे इंश्योर किया जाए। ऐसा ना हो कि मेजोरिटेरियन जब पावर में रहें तो एब्सोल्यूट पावर समझ के माइनॉरिटीज का जो राइट्स है उसे, है ना, स्नेच करे, उसे छीने। तो इसलिए ये माइनॉरिटीज का राइट भी इंश्योर किया गया। एज डॉक्टर अंबेडकर हैज सेड अबाउट दिस फंडामेंटल राइट्स, कहे हैं, देयर ऑब्जेक्टिव इज टू फोल्ड, अंबेडकर साहब का। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजिशन ऑफ क्लेम दोज राइट्स। पहला बात वो क्या रखें कि हर एक सिटीजन के पास क्लेम करने की शक्ति हो वो राइट्स। एंड सेकेंडली, these rights must be binding upon every authority that has got the power to make law। और फिर ये राइट हर एक कोई को बाउंड करे, मतलब हर एक कोई इस राइट का रिस्पेक्ट करे और इस राइट्स को इंश्योर करे जो भी कानून बना रहा हो। ओके, तो बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर जी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था फंडामेंटल राइट्स को लेके। उनका दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ऑब्जेक्ट था कि पहला कि हर एक कोई का पास वो एबिलिटी हो, पोजीशन हो कि वो राइट्स क्लेम कर सके, और दूसरा क्या हो कि जो भी कानून बना रहा हो उसे ध्यान में रखते हुए कानून बनाए कि फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करना। वो मतलब जो भी कानून बनाए तो ध्यान में रखते हुए बनाए कि फंडामेंटल राइट्स कहीं किसी का हम हैम्पर ना करें, है ना, कहीं किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना करें, है ना, वायलेट ना करें। ठीक है, चलिए आगे आइए, देखिए। नाउ इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन है, बहुत सारा सेक्शन है, ठीक है, जैसे कि इंडिया एंड इट्स यूनियन, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स के बाद जो आता है सेक्शन, उसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस सेक्शन में क्या होता है, देखो, दिस सेक्शन वाज डिजाइन्ड बाय द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू इंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड टू सर्व एज अ गाइड टू इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉज एंड पॉलिसीज दैट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेस। फंडामेंटल राइट्स में क्या है कि यहाँ पर गवर्नमेंट क्या है कि बाउंडेड है कि उसे ये सारा राइट्स इंश्योर करना ही करना। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में गवर्नमेंट जो है वो बाउंडेड नहीं है, वो ये राइट्स इंश्योर कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। ये जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, ये टोटली गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगी कि क्या वो ये सब राइट देना चाहती है या नहीं देना चाहती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसलिए इस राइट्स को बनाए, इस राइट्स को लिखे, ठीक है, क्योंकि वो एक गाइडेंस दिए स्टेट को कि अगर भविष्य में इस तरह से हम लोग और डेवलपमेंट करें तो हमारा सोसाइटी और बेहतर हो सकता है। ठीक है, इसलिए डीपीएसपी का एक सेक्शन बनाया गया। ठीक है, यही है डीपीएसपी, समझ गए, फंडामेंटल राइट्स समझ गए। नाउ अब ये लिस्ट को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स है ये। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, हेडिंग है द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट किस राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, राइट टू इक्वालिटी। फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी। ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। हर एक इंसान, ठीक है, कोई भी पर्सन हो, वो लॉ का सामने इक्वल है। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय लॉज ऑफ द कंट्री। हर एक कोई को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा कानून का, वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, कोई रिलीजन, अलग अलग रिलीजन से हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क क्या पड़ता है कि वो इंसान होना चाहिए, ठीक है, वो पर्सन होना चाहिए। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और सेक्स। फिर देखो क्या बोलता है कि इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीजन, कोई भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं हो सकता है। किस बेसिस पे, किस किस आधार पे, रिलीजन, धर्म के आधार पे, कास्ट, जाति के आधार पे, सेक्स मतलब लिंग के आधार पे, मेल या फीमेल,
उसके आधार पे, ठीक है। चलो आगे आओ। Every person has access to all public places, including playground, hotels, shops, etc. The state cannot discriminate against anyone in matters of employment. ठीक है। अब क्या है कि हर एक कोई पब्लिक प्लेस पे कहीं भी जा सकता है, किसी तरह का पब्लिक प्लेस पे जाने से प्रोहिबिशन नहीं है। कोई भी हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, वो कहीं भी पब्लिक प्लेस पे जा सकता है, वो चाहे प्लेग्राउंड हो, होटल हो, कोई दुकान हो, ठीक है। ओके। नाउ स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब नौकरी देने की बात आती है तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है, ठीक है। हर एक को इक्वली ट्रीट करेगी। ओके। नाउ but there are exceptions to this that you will read about later in this book. एम्प्लॉयमेंट को लेके कुछ एक्सेप्शन है, क्योंकि रिजर्वेशन सुनते हो ना, रिजर्वेशन है रिजर्वेशन, तो वो एक्सेप्शन है, उसके बारे में आगे बाद में बात करेंगे। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज ऑल्सो बीन एबोलिश्ड। और जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस है, छुआछूत वाली बात, उसे भी एबोलिस्ट करना है ना, कि छुआछूत नहीं मानेंगे। चलो पहला समझ गए, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। अब आओ राइट टू फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूरा फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है। राइट टू फ्रीडम ये क्या? दिस इंक्लूड्स द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन का आजादी है कि हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं और किसी तरह भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कुछ भी बोल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप भारत के अगेंस्ट में कुछ बोल सकते हैं, इंडिया के अगेंस्ट में, या किसी पीपल के अगेंस्ट में बोल सकते हैं। ये रेस्ट्रिक्टेड राइट है। आप उतना ही बोल सकते हैं कि जब तक किसी दूसरा का डिग्निटी हैम्पर ना हो। अगर आप किसी दूसरा का डिग्निटी हैम्पर कर रहे हैं तो आप उसका राइट छीन रहे हैं, ठीक है, आप उसका राइट छीन रहे हैं। ये बात याद रखना, बहुत बड़ा बात बता रहे हैं कि जो स्पीच है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप रेस्ट्रिक्टेड हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। आप कोई अश्लील हरकत रोड पे नहीं कर सकते हैं। एक्सप्रेशन तो बहुत कुछ है, उसमें अश्लीलता भी है, ठीक है। तो आप कोई भी किसी तरह का एक्सप्रेशन ऐसा नहीं कर सकते जिससे कि वो सोसाइटी को गलत मैसेज पहुंचाए, ठीक है। उसी तरह आप स्पीच भी कुछ ऐसा नहीं दे सकते कि जो कि सोसाइटी को गलत इंप्रेशन पहुंचाए। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आप ग्रुप बना सकते हैं। द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आप पूरे भारत में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं और रह सकते हैं। एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, और किसी भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस को आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया राइट टू फ्रीडम, ये सब चीज की आजादी है। अब आगे आइए, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब क्या? इंसान का खरीदना बेचना, है ना। फोर्स्ड लेबर, किसी से जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी करवाना, बांध के रख के मजबूरी करवाना, उसे पैसा नहीं देना, है ना। एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 14 ईयर ऑफ एज, और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना। ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, कि आप ऐसा नहीं कर सकते। नाउ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया से समझना। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स। भारत के हर एक नागरिक को मतलब किसी भी धर्म का फ्रीडम है कि वो जिस धर्म को चाहे वो ओबे कर सकता, फॉलो कर सकता। एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। हर एक को ये आजादी है कि अपना चॉइस से किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, उसे प्रैक्टिस कर सकता है ना, ठीक है। नाउ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज मतलब जो लोग
लैंग्वेज और कल्चर में जिनका नंबर कम हो। ठीक है, माइनॉरिटीज का मतलब सिर्फ मुस्लिम नहीं होता, क्योंकि हम लोगों का साथ होता क्या है कि सोसाइटी में मैक्सिमम लोग माइनॉरिटीज का मतलब एक ही रिलीजन समझते हैं, डेट इज मुस्लिम। मुस्लिम सिर्फ माइनॉरिटीज नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे रिलीजन है, 5-6 रिलीजन है भारत में जो कि माइनॉरिटीज में आते हैं, जिसमें से एक मुस्लिम है। ठीक है, क्रिश्चियन है, जैन है, पारसी है, ये सब भी माइनॉरिटीज है जिनका लैंग्वेज एंड कल्चर भारत में कम दिखे, है ना, मेजोरिटी के तुलना में, मेजोरिटी के तुलना में, तो वो सारे लोग माइनॉरिटीज में आ जाएंगे। तो ठीक है, बहुत सारे 5-6 रिलीजन आते हैं माइनॉरिटीज में। तो अब कभी भी कहीं बात हो माइनॉरिटीज का तो दिमाग में मात्र एक रिलीजन नहीं आना चाहिए। ठीक है, दिमाग में सारा रिलीजन आना चाहिए जो माइनॉरिटीज में कवर है। ओके, चलो फिर से देखो, ये कंसेप्ट बताना जरूरी था माइनॉरिटीज वाला, कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। जो भी माइनॉरिटीज लोग हैं, ठीक है, वो अपना एजुकेशनल ग्रुप स्टेबल कर सकते हैं, वो अपना स्टेबल कर सकते, क्या, वो अपना एजुकेशनल ग्रुप जो है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखो, दिखाते हैं तुमको, बहुत सारा मिशनरीज स्कूल होता है, क्रिश्चियनरी मैनेजमेंट जो होता है, जो क्रिश्चियनिटी वे ऑफ लाइफ पर चलता है, जीसस को फॉलो करता है, स्कूल गए तो इस तरह का, ठीक है, होता है ना क्रिश्चियनिटी स्कूल, मिशनरीज स्कूल जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, क्रिश्चियन का हो गया, फिर इस्लाम में आ जाओ, मदरसा जो हो गया, ठीक है, फिर जैन पारसी का तो चलता नहीं है, यही दो का चलता है। ठीक है, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, मिशनरीज एंड मदरसा। ठीक है, ये देखो नजर का सामने है तुम लोगों का, तो ये सब जो राइट्स है, ये सब कहाँ से मिला, फंडामेंटल राइट्स है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। लेकिन ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट राइट नहीं है, बात पे हम बार बार फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा मत सोच लेना कि एब्सोल्यूट राइट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है बैलेंस राइट है, बैलेंस राइट है कि किसी को हैम्पर नहीं पहुंचना चाहिए, हैम्पर आप नहीं कर सकते, किसी का जो राइट्स है उसे आप वायलेट्स नहीं कर सकते, एक दायरा में ही रह के सारे राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। देखिए अब लास्ट जो है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस अलाउज सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय स्टेट। ऊपर अभी जितना भी हम लोग राइट्स पढ़े ना, अगर लगता है कि ये सारे राइट में से कोई भी एक राइट्स जो है मुझसे छीना जा रहा है, मेरा वायलेट हो रहा है, तो आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्ट जा सकते हैं इस बात को लेके। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होगा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन के कारण आप जो कोर्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर 4-5 तरीका है जो कि अभी जूनियर क्लास में नहीं है, सीनियर क्लास में मिलेगा वो। ठीक है, तो चलो ये फंडामेंटल राइट्स का पूरा लिस्ट समझ गए, आई होप अच्छा से समझ गए होगे तुम लोग दोस्त। चलो डियर स्टूडेंट, नाउ आगे मूव करते हैं। नाउ सेकुलरिज्म, नाउ सेकुलरिज्म, तो सेकुलरिज्म किया जाए या नेक्स्ट क्लास में किया जाए, कर लेते यार, ये तो लास्ट है, फिर खत्म हो जाएगा। चलो सेकुलरिज्म देखो क्या है। A secular state is one in which state does not officially promote any religion। फिर से पढ़ रहे, किस लाइन को हाईलाइट कर रहे, ध्यान देना। A secular state is one which the state does not, क्या, state does not officially promote, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियली प्रमोट
कोई भी देश ऑफिशियली किसी देश को प्रमोट ना करता हो, ठीक है, कोई भी देश ऑफिशियली किसी रिलीजन को प्रमोट ना करता हो, समझे। सेक्युलरिज्म मतलब कोई भी देश ऑफिशियली किसी एक रिलीजन को प्रमोट ना करता हो एज द स्टेट रिलीजन बना के। इंडिया का ऑफिशियल रिलीजन क्या है? इंडिया का ऑफिशियल रिलीजन क्या है? इंडिया का ऑफिशियल रिलीजन कुछ नहीं है, तो इसलिए इंडिया क्या है? सेक्युलर कंट्री है। यहाँ पर हर एक रिलीजन को इक्वली फ्रीडम है ना। चलो आगे आओ। You now understand the way in which countries' history often determine a kind of constitution that a country adopt for itself. Philosophy है, जब समझ गए पढ़ के। The constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like to be a citizen of the country to adhere to, including the representative what we elect to rule just like game. देखो अब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कंक्लूड कर रहा, तो हम लोग ये पढ़ के समझ गए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किस तरह डेवलप हुआ है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिटीजन के बीच में, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड ओवर द ईयर्स टू रिफ्लेक्ट कंसर्न ऑफ द पॉलिटी। भारतीय संविधान जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बार बार अमेंडमेंट किया गया है ना, मतलब बदलाव किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है। ऑफन अ मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। किसी तरह का बदलाव होता है संविधान में तो उससे फंडामेंटल नेचर ऑफ कंट्री में बदलाव समझते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस इसी तरह है कंक्लूडिंग पॉइंट। ये समाप्त, ये खत्म हो गया। चैप्टर सेकेंड 2 कंप्लीटेड। चैप्टर 2 है ना यार, या पहला को चैप्टर था सिविक्स का, भूल भी गए पढ़ाते पढ़ाते। पहला चैप्टर सिविक्स का पहला चैप्टर समाप्त। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिविक्स का पहला चैप्टर समाप्त। अब इसे तुम लोग जितना वर्ड है इसे घर में अच्छा से पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, याद करोगे। ओके, चलो फिर कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।